चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो घूर्णन गति है वो क्या है। तो घूर्णन गति क्या होती है, जब हम जो है एक पूरे कण को, एक पूरा निकाय जो है ना, उसकी बात करते हैं, उसमें जितने भी कण है ना पूरे निकाय में, वो जब गति करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। ठीक है ना। तो दृढ़ पिंड सबसे पहले हम देखेंगे क्या होती है कि ऐसी वस्तु जो दृढ़ हो यानी मजबूत हो, वह ऐसा निकाय जिसमें कणों के बीच की दूरी क्या हो, नियत बनी रहे, यानी घूम रहे हैं लेकिन उनके कणों की जो दूरी है वो कैसी है, नियत बने। जैसे पंखे में एक यहाँ पर हमने एक कण लिया और एक वहाँ पर एक कण लिया यानी उसकी पत्ती पर, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है अगर वो घूमेगा तब भी क्या बनेगा, वो बनी रहेंगी। ठीक है ना। इस तरह से जैसे ये जो है ये हमारा पेन जो है ये घूम रहा है ना, लेकिन इसकी जो कणों की जो दूरी है वो आपस में जो है नियत है। ठीक है ना। तो इस ये जो घूम रहा है यानी इसको ये पूरा निकाय घूम रहा है, सारे कण घूम रहे हैं साथ में, है ना, जिसकी एक फिक्स जो दूरी है। तो ये जो दृढ़ पिंड है वो जब घूम रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणन गति बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। यानी कणों के जो निकाय की घूमने की जो गति है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल मोशन, और जिसको हम ओमेगा से दर्शाते हैं। अब ये ओमेगा कितना होगा, देखो ये घूम रहा है ना, तो एक गोला पूरा करने में कितना वो लगता है, 2 पाई लगता है। 360 डिग्री से घूमना पड़ेगा तो 2 पाई हो गया। तो यहाँ पर जो उसकी वेग होगा जो हम निकाल रहे हैं ना, वो क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो दूरी हो गई 2 पाई, और इन सब कणों को जो है वो कितना समय लग रहा है, बराबर यानी टी लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई/टी। और सारे जो हैं हमारे वेग जो है कणों के वो बराबर होंगे। लेकिन जो अगर हम इसमें रेखीय गति देखें, है ना, रेखीय, ये तो गुणन गति है जिसमें सब बराबर होता है, लेकिन रेखीय गति में क्या हो जाएगा, देखो रेखीय गति में क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर यानी सर्कल पे घूम रहे हैं कण, है ना, ये कण है एक सर्कल पे सब घूम रहे हैं। तो उनको पूरा करने में जो हमारा यहाँ पर रेखीय वेग लगेगा वो क्या लगेगा, वो उस जो हमारा 2 पाई है ना, उसको r गुणा से हो जाए, यानी 2 पाई r/t लगेगा रेखीय वेग में। ठीक है ना। 2 पाई r/t, अब 2 पाई हमने t निकाला जो कि क्या है, ओमेगा। तो यहाँ पर अगर हम इनका जो रेखीय वेग है वो देखें तो वो ओमेगा r लगेगा। यानी यहाँ पर ओमेगा तो सब में बराबर रहेगा, है ना, वेग। लेकिन यहाँ पर जो है जो वेग है ना, गुणन गति को सब में बराबर है, लेकिन यहाँ पर रेखीय वेग जो है वो किस पर निर्भर करेगा, उसकी दूरी पर। यानी जितने कण आपस में दूर होंगे उतनी ही जो वेग है, रेखीय वेग है, वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए r जो है हमारा, वो r1 पास में है इसके, तो उसको जो है कम समय लगेगा अपना पूरा चक्र पूरा करने में, है ना। लेकिन जो जितना दूर जाता रहेगा उसको उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो उस वजह से सारे समय बराबर करने के लिए वो तेज़ी से जो है वो गति करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी है। अब देखो गुणन गति में कणों का कोणीय वेग जो है ओमेगा एक समान रहता है, परंतु रेखीय वेग जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो हमने देखा कोणीय वेग समान है लेकिन रेखीय वेग जो है वो भिन्न भिन्न होता है, जो कि किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर। ठीक है ना। अब रेखीय वेग क्या है कि जब सब कणों के उनके संगत वृत्तीय कक्षाओं में की त्रिज्या के समानुपाती, यानी सभी कण जो है उनका जो वेग है उनकी त्रिज्या के समानुपाती होता है, तो वो होता है ना। अब सभी कण एक ही केंद्र के अनुदिश यानी ओ के वृत्तीय गति करते हैं। यानी कि ये जितने भी कण हैं ये किसके अनुदिश गति कर रहे हैं, एक ओ पॉइंट के, यानी कि इनका एक मूल बिंदु होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम दो चीज़ हमें मालूम पड़ रही है, गुणन जो एक होता है अक्ष और एक होता है तल। यानी गुणन गति करने के लिए दो चीज़ होती है, एक अक्ष होता है एक तल। तल क्या होता है कि जिसमें वो चीज़ घूम रही है वो होता है तल। ठीक है ना। जिसे बोलते हैं प्लेन। और जिस पर वो चीज़ केंद्रित है, यानी जिस अक्ष पर वो घूम रही है वो होता है अक्ष। जैसे कि अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये जो मेरा है ये तो प्लेन, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा हो जाएगा तल। ठीक है ना। ये तल प्लेन ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ये जिसमें मैं घूम रहा हूँ। लेकिन जो हमारा प्लेन ऑफ एक्सिस है वो उसके समानुपाती होता है। जैसे ये हमारा क्या होगी, ये प्लेन ऑफ, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, यानी गुणन अक्ष होगा। तो ये पंखे का भी एग्जाम्पल दे रहा है कि यानी कि समानुपाती होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसे,
लंबवत होता है, ठीक है ना, लंबवत होती है दोनों चीज़ें। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, द्रव्यमान केंद्र। देखो जितने भी हम कणों के यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, है ना, जो उड़न गति होती है वो सीधा सीधा जो है वो किस पर निर्भर करती है, सेंटर ऑफ मास पर। क्योंकि ये उड़न गति क्या है, पूरे निकाय के जितने भी द्रव्यमान है, कण हैं, उनकी हम गति देख रहे हैं, और उसकी गति के लिए हमें सेंटर ऑफ मास हमें देखना पड़ता है। हम अलग अलग नहीं निकालते, एक सेंटर ऑफ मास को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की वह काल्पनिक बिंदु जहां उसके सारे पिंड के द्रव्यमान को हम संकेंद्रित मानते हैं, यानी एक काल्पनिक बिंदु है, ठीक है ना, जब हम सारे जितने भी जो द्रव्यमान है उसको संकेंद्रित मान रहे हैं, ठीक है ना। दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, देखो हमने दो कण मान लिए, एक एक ग्राफ लिया, उस पे हमने माना है एक मूल बिंदु से एक कण है m1 और दूसरा है m2 है, उनकी जो स्थिति है वो x1 है और इसकी x2 है। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर एक काल्पनिक बिंदु मानेंगे, सेंटर ऑफ मास मान लिया हमने इनके बीच में, ठीक है ना, और इसकी दूरी जो है वो x cm है, यानी कि जो x है इसकी मान लिया ना, सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हम जब इसको लिख रहे हैं ना, जैसे कि हमें जब हम ये निकाल लें, है ना, तो हमें इसके लिए मोमेंटम ऑफ मास निकालना पड़ता है, यानी कि ये जो है ना, यानी कि दूरी और मास जो होती है, तो उसको हमें पता होना चाहिए, है ना। जब हम इसकी स्थिति बताएंगे तो हमें हर उसके लिए मोमेंट ऑफ मास होता है स्थिति बताने के लिए हर चीज़ की। तो जैसे कि हमें जो है m1 की स्थिति बतानी है, तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ मास क्या करेंगे, हम वो m1, है ना, जिसकी हमें स्थिति बतानी है, और उसकी जितनी भी दूरी है वो x1 जैसे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक O बिंदु से M दूरी है ना, और उसकी जो दूरी है वो x है, तो उसका मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, mx, ठीक है ना। तो हमने क्या करा यहाँ पर m1 की निकाल ली, m1 x1 हो जाएगी, ठीक है, उसकी दूरी और वो m1, और इसी तरह से m2 x2 की निकाल लेंगे। अब मोमेंट ऑफ हमने जो काल्पनिक बिंदु माना है सेंटर ऑफ मास, उसकी क्या होगी, उसकी ये होगी कि सबसे पहले तो वो हमारा सेंटर ऑफ मास जो कि क्या होगा, वो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सभी द्रव्यमानों का संकेंद्रित बिंदु। तो सभी द्रव्यमान हम यहाँ पर लिख देंगे, जो हमने दो द्रव्यमान माने m2 प्लस m2, और उनकी जो दूरी है उसका गुणा कर देंगे, जो है हमारा xc। तो जब हम, अब देखो हमें पता है द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से कि वो जो है हमारा द्रव्यमान केंद्र का जो है सेंटर ऑफ मास, वो सभी जो कण हैं उनके द्रव्यमानों के बराबर होता है। तो हम इसको जब बराबर कर देंगे मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को मोमेंट ऑफ m1 और m2 के, तो यहाँ पर हमारा xcm निकल के आएगा, जो आएगा हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 बटे में m1 प्लस m2। अगर यहाँ पर एक y होता, यानी x की जगह y होता, तो सिर्फ y हो जाता, यहाँ पर ycm आ जाता है m1 y1 प्लस m2 y2 बटे में m1 प्लस m2। इसी तरह से अगर मान लो दोनों होते, तो हम दोनों को अलग अलग करके निकालते हैं। जैसे एक हम XCM निकालते हैं, इसमें m1 x1 प्लस m2 x2 बटे में m1 प्लस m2। एक में YCM में m1 y1 प्लस m2 y2 बटे में m1 प्लस और m2। और फिर इसकी दिशा हम कैसे निकालते हैं कि x और y जो निर्देशांक जिस तरह हम लिखते हैं, वो हम जो सेंटर ऑफ मास है उसमें लिख देते हैं कि ये x से निकला तो ये, और क्या नाम है, कॉमा लगा के y के लिख देते हैं निर्देशांक की उससे। तो ये क्वेश्चन भी, अब यहाँ पर इन जनरल फॉर्म में हम इसे करेंगे, यानी सामान्य रूप में करेंगे। जैसे हम लोग बहुत सारे कण, यहाँ तो दो कण माने तो बहुत सारे कण हो, तो m1 m2 m3 mn तक हमने मान लिया, ठीक है ना। अब उसका सेंटर ऑफ मास ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ग्राफ जो है जब क्या देखते हैं, हम किसी की दूरी देखते हैं तो वो सदिश रूप में लिखते हैं ना, तो इसकी जो दूरी होगी मूल बिंदु से हम लिखते हैं, तो m1 की जो मूल दूरी होगी वो r1 वेक्टर होगी, है ना। इसी से r2 वेक्टर r3, है ना, उससे परिणाम बोलते हैं, इसका परिणाम ये होगा। तो इसी तरह से mn की जो होगी वो rn परिणाम होगा मूल बिंदु से। तो यहाँ पर हम सभी कणों का मोमेंटम लिख देंगे, ठीक है, क्या होगा m1 r1 m2 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, इसी तरह mn rn तो हो जाएगी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, सबका प्लस और उसका गुणा कर देंगे, उसकी जो दूरी है हमने जो मारी है सेंटर ऑफ मास की जो दूर परिणाम माना है वो आर सेंटर ऑफ मास यानी RCM है, तो उसको गुणा कर दिया इससे। तो अब जब हम परिभाषा से दोनों को बराबर करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा आर सेंटर मास, और वही चीज़ m1 r1 प्लस m2 r2 और या जो कितने में m n rn तक, ठीक है ना, बटे में m1 प्लस m2 प्लस mn तक। अब इसको जो हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में, वो कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, यानी कि सब चीज़ को प्लस करके जो हम लिखते हैं,
है ना। तो उसको टोटल ये बोलते हैं, यानी कि उसकी लिमिट लगा देते हैं। या तो ये चीज़ याद कर लो या ये चीज़, ठीक है ना। अब एक केसेस हम देखेंगे, कुछ केसेस जब हम सेंटर ऑफ मास को जो है ना, ये तो नॉर्मल हो गया। दूसरे केस में हम जब देखेंगे, ये देखो इन जनरल फॉर्म इसकी हम इस तरह लिखेंगे कि जब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम और उसका जो अलग अलग द्रव्यमान है उनका मोमेंटम जब हम बराबर करेंगे तो वो क्या बनेगा, m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका गुणा। तो अब यहाँ पर केस ये है कि जब हम m1 और m2 को, है ना, m1 को हम जब मूल बिंदु मान लेते हैं 0, ठीक है ना, मूल बिंदु वो मान लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, जब हम सेंटर मास लिखेंगे तो उसकी उससे मूल बिंदु से दूरी देखी जाएगी जो कि xcm होगी। और जब हम ऐसा होगा तो m1 हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, rcm जो आएगा वो आएगा m2, r सिर्फ होगा और बटे में m1 प्लस m2। और अगर हम जो है उसको मानेंगे, m2 को मूल बिंदु मानेंगे, इस तरफ होगा और हम इस तरफ प्लस ले रहे हैं मान लो, तो उसका अब इस उल्टा हो जाएगा, m1r बटे में m1 प्लस m2 आएगा हमारा सेंटर ऑफ मास की दूरी। और केस 2 में अगर मान लो हम क्या करें यहाँ पर, m1 और जो हमारा m2 है ना, उसको सॉरी सेंटर ऑफ मास कोई मूल बिंदु ले ले। तो जब हम सेंटर ऑफ मास कोई मूल बिंदु ले लेंगे तो निर्देशांक प्लस और माइनस हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पर सिर्फ साइन का जो है वो लगाएंगे, और जब हम इसकी उससे सापेक्ष देखेंगे और उसकी इससे सापेक्ष दूरी देखेंगे तो वो r1 होगी, r2 होगी, और हमारा जो सेंटर ऑफ मास की जो दूरी वो 0 हो जाएगी। तो इससे हमारा जो आएगा वो आएगा m1r1 इज इक्वल टू में जो हो जाएगा वो हो जाएगा m2r2 के। और जब हम m1 और m2 को इधर ले लेंगे और r2 और r1 इधर आ जाएंगे तो इससे हमें पता लगेगा कि यदि सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि अगर m1 जो हो वो बड़ा बड़ा हो, है ना, बड़ा हो काफ़ी, तो उससे क्या होगा, उसकी जो सेंटर ऑफ मास से दूरी है ना, वो क्या होगी, वो कम होगी, है ना। और इसी तरह से अगर m2 ज़्यादा है ना, तो r2 ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यानी कि दूरियों का फर्क हो जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास से। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ की, देखो भाई, जब हम किसी प्लेट पे या कोई भी हमारा जो डिस्क एक डिश ले लेते हैं ना, उसमें अगर हम यानी कि गुणन गति हो रही, तो सेंटर ऑफ मास क्या उसमें वेग करता है, नहीं। अगर एक ही जगह पे गुणन गति हो रही तो वो नहीं चलता आगे की तरफ, ठीक है, उसमें कोई गुणन गति जो सेंटर ऑफ मास है उसमें नहीं होती, यानी 0 रहती है वेग। और अगर मान लो कि वो चल रहा हो, आगे की तरफ बढ़ रहा हो, तो उसमें जो है लुढ़कते हुए, जैसे हम लौटनी गति बोलो, रोलिंग मोशन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जो है वो भी आगे की तरफ जाता है v वेग से, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। अब देखो, हम जितने भी जो है निकाय है ना, जो भी है, यहाँ पर वही बात फिर से आगे जो मैंने बताया था कि जब भी हम कणों के निकाय की बात करते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखो कि सेंटर ऑफ मास किस तरह, हर नियम में भी अगर इस तरह गुणन गति कुछ हो रही हो ना, घूम रहा हो, तो उसमें हम लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो एक बॉम्ब है, वो फटा, ठीक है ना, तो जब वो फटा तो उसके टुकड़े टुकड़े जो है इधर उधर भाग गए। लेकिन जब हम कहते हैं कि जब किसी भी कण पर, किसी भी वस्तु पर, निकाय पर अगर बल नहीं लग रहा है ना, तो फोर्स जो है वो 0 है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बाहर का 0 है, तो वहाँ पर क्या होता है कि संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, संवेग जो है संरक्षण रहता है। इसे हम बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो एक रेखा में जो है वो गुणन गति हो रही है इस तरह से, है ना, मोशन हो रहा है, तो उसमें जो है संवेग संरक्षित है। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वो तो पार्टिकल इधर उधर जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स जा रहे हैं ना, ये भी एक गति करते हुए, यानी कि एक जो है मोशन, जो है मोमेंटम, क्या बोलते हैं उसे, यानी सर्कुलर मोशन में ही जा रहे हैं। कैसे कि ये जो है ना, जितनी भी दूर दूर होंगे, जितने भी कण होंगे, लेकिन ये जो पथ पे जो फॉलो कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास के ही पथ पर फॉलो करते हुए जाएंगे। तो ये हम यहाँ से एक तरह से देख सकते हैं संवेग संरक्षण में। और इसी एग्जाम्पल से हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जब पृथ्वी और चंद्रमा, अर्थ और मून में जो है जो रोटेशन मोशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है हमारा रोटेशनल मोशन में, उड़न गति में, कि ये जो है आपस में ये किस तरह रोटेशन मोशन करते हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है,
जब भी ये इधर से उधर बदल रहे हैं, सूरज के चक्कर लगा रहे हैं ना, इनकी दिशा अलग अलग हो रही है, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो असल में चक्कर लगा, यानी कि वो नियत रहता है, सेंटर ऑफ मास बना रहता है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो है सूर्य का चक्कर भी इसी तरह हमारी पृथ्वी चंद्रमा जो है मिलकर लगाती, कि जिनका सेंटर ऑफ मास जो है वो नियत रहता है, बना रहता है, और उसी पे ये गति करती हैं। अब हम देखेंगे बल आघूर्ण, जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। तो वह बल जो वस्तु को घुमा दे, यानी उसमें घूर्णन प्रभाव उत्पन्न कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण टॉर्क। तो ये टॉर्क देखो किस तरह, जब वस्तु किस तरह जब घूमेगी, कब घूमेगी, कि जब उस वस्तु पे जो है, कोई भी हम वस्तु मान लेते हैं, जब उसमें जो है, जैसे कि हमने एक रॉड ली, उस पे जब उसकी जो क्रिया रेखा है उसमें भिन्न बल लगे, यानी क्रिया रेखा के भिन्न जब हम कोई बल लगाते हैं, तब जो है उसमें क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिससे वो फिर घूमती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रॉड ली है, जिसमें ऊपर क्रिया रेखा जो है हमने वहाँ पर एक बल लगाया है ना, और नीचे की तरफ हमने बल लगाया, तो वो दोनों क्रिया रेखा क्या है, भिन्न है आपस में। तो जब जो है इसमें टॉर्क आएगा, यानी कि वो चीज़ घूमने लगेगी। इसीलिए जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो है, कोई भी एक बल, उसका गुणा कर दो उस दोनों बलों की, जो दोनों बल हैं उसकी जो हमारी है क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, यानी ये जो बल लग रहे हैं आपस में, उनकी जो है, उनकी उनके लंबवत जो हमारी जो दूरी है वो होती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक बल लग रहा है ऊपर की तरफ, एक नीचे की, इनकी क्रिया रेखा है। अब इसके लंबवत ये, यानी ये जो लंबवत दूरी है, इसको जब हम किसी बल से गुणा करेंगे तब हमारा टॉर्क आएगा, और ये दूरी हमने मान ली L। तो जब हम किसी बल, यानी 5 को जब हम दोनों क्रिया रेखा के जो बल लग रहे हैं उसके लंबवत जो हमारी दूरी है उसको लेंगे, यानी हमने माना L, तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो आएगा 5L। इसी तरह से ये एग्जाम्पल भी एक, जैसे कि मान लो कोण बना रहा है, जैसे हमने एक वस्तु इस तरह रखी हुई है, और उसमें हम इधर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर लगा रहे हैं, तो ये टेढ़ी वस्तु है, ठीक है, लेकिन इनका जो हमारा क्या आएगा, रेखीय सॉरी क्रिया रेखा जो है वो इस तरह के यहाँ पर और यहाँ पर है। तो ये जो क्रिया रेखा है ना, उसके जब हम लंबवत देखेंगे, इन दोनों के लंबवत, तो हमारे क्या आ रहा है, यहीं पर हमारा क्या आ रहा है, जो हमारी लंबवत दूरी है ना, ये इस तरह बनेगी। तो ये लंबवत दूरी किस तरह हम निकालेंगे, ये निकालेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब तो यही है ना, हमने माना है क्वेश्चन मार्क, और हमारी जो कर्ण है वो L माना है। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम जब लंबवत दूरी को निकालेंगे तो होगी L साइन थीटा। तो हम इसमें कर देंगे, मान ली हमने न्यूटन जो बल लगाया 5 लगाया, और उसको गुणा कर देंगे उसकी लंबवत दूरी जो हमने निकाली L साइन थीटा से, तो हमारा टॉर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हम समझेंगे ये रेडियस क्या करता है टॉर्क में काम, ठीक है ना। इसको, इसके लिए देखो एग्जांपल से, बहुत से दरवाजे का कुंडा जो होता है बिल्कुल किनारे पर लगा रहता है, इसकी जितना बड़ा रेडियस होता है उतनी हमें दरवाजे को खोलने में आसानी होती है, जितना जितना इसका रेडियस कम करते जाते हो उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। इसी तरह से हैंड पंप होता है, हैंड पंप में बिल्कुल आखिर में जाकर हम हैंड पंप करते हैं, जिससे आसानी से पानी जो आता है, पंप होता है ना हैंड पंप। लेकिन अगर हम जितनी जितनी उसमें जो है उसकी दूरी को कम करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें क्या करनी जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी उसको घुमाने में, गुणन करने में। ये भी एक तरह का गुणन है, जैसे चक्की में जो है हम साइड में बिल्कुल जो है उसको हुक लगाते हैं, उसको घुमाने वाला। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी होगी उस वस्तु से, उतना ही ज़्यादा जो है उसमें गुणन उत्पन्न होगा। अगर बीच में कर देंगे, साइड में कर देंगे, थोड़ा इधर कर देंगे, तो उसमें ज़्यादा जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि एक हमने बात यहाँ से कॉमन सेंस से क्या जानी, कि जब टॉर्क जो है ना, उसको तब ज़्यादा होता है जब हमारी क्या होती है, वस्तु जो है ना, यानी बल जो है, बल आघूर्ण जब ज़्यादा होता है, बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, जो हमारी जो है त्रिज्या ज़्यादा होती है ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखनी है कि ये जो है हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये जब पता लगाएंगे हम, जब हम ग्राफ ये वाला देखेंगे। तो ये एक वाई एक्स ग्राफ देख लिया, जिसमें हमने एक वस्तु है जो कि r दूरी पे रखी हुई है ना, और उस पे ये बल लग रहा है इस तरह से। तो उसमें जो है उसका जो एंगल बनना है वो थीटा बनना है। और फिर जब हम इसको पूरे नीचे तक मिलाएंगे, यानी कि हम देखना चाहते हैं उस बल पर जो है वो मूल बिंदु से उसके लंबवत जो है वो दूरी, वो जो दूरी है ना, उसको हम निकालेंगे, जिससे हमें टॉर्क निकलेगा। तो इस बल के जो है,
इसके लंबवत जब हम दूरी देखेंगे तो वो ये निकलेगी मूल बिंदु से, तो वो हमने देखी। तो यहाँ पर हमें हमें एक चीज़ पता लग रही है कि जब हम इसका यानी जो हमारी दूरी है उसको निकालने के लिए हमें फिर से साइन थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोण के सामने क्या होता है, लंब, और ये जो कण है वो आर हमने ले रखा है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, वो लंबवत दूरी आ जाएगी आर साइन थीटा। तो हम जब टॉर्क में इसको लगा देंगे तो एफ आर साइन थीटा हो जाएगी, और यहाँ पर हम इसको आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको आर गुणा एफ भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर गुणा एफ वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरह हमने जब लिखा, और यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगेगी कि जब हम आर को बढ़ाएंगे तो उससे टॉर्क भी बढ़ेगा, तो टॉर्क जितना बढ़ेगा उतनी हमारी गुणन गति होगी। तो ये अच्छी चीज़ है। साइन थीटा, जितना हम थीटा का मान बढ़ाएंगे उतना हमारा क्या होगा, हमारा टॉर्क बढ़ेगा। तो साइन थीटा का सबसे अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो जब साइन थीटा जो है 1 होता है, यानी 90 डिग्री पर होता है ना अधिकतम मान, तो थीटा जो है जब 90 डिग्री पर होता है तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारा टॉर्क होता है, यानी बल आघूर्ण होता है। यानी कि अगर हम जब वस्तु पे बल जो लगा रहे हैं, है ना, वो बल जो है जब हम 90 डिग्री पर लगाते हैं, यानी कि उसको लंबवत लगाते हैं, तो हमारी जो है सिर्फ वस्तु का तल ये है। और जब मैं इसके बिल्कुल आखिर में, मान लो हमने रेडियस को जो है अच्छे खासा हमने दूरी ली है, और यानी कि आखिर में दूरी ले रखी है, यानी सबसे मैक्सिमम ले रखी है, और जब हम जो है इस वस्तु पे लंबवत यानी 90 डिग्री पर जब हम बल लगाएंगे तो सबसे अधिकतम जो है हमारा बल आघूर्ण आएगा। इससे हमें ये पता लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है दिशा, जैसे ए डॉट जो हमने ए गुणा बी जो वेक्टर है उसको करा है, तो उसकी दिशा कैसे करते हैं कि हमने क्या करना है, कोई भी वेक्टर हो ए गुणा बी वेक्टर या बी गुणा ए वेक्टर, तो जो हमें दे रखी हो दिशा, जहाँ से पहली है ना, जो ए दे रखी है बी दे, उसको लेना है, उसको अपना राइट हैंड लगाना है। जैसे हमें दे रखी ए से, तो हमें ए को लेना है, ठीक है, और उससे हमें देखनी है ये, यानी कि राइट हैंड से हमें देखनी दिशा क्या है। तो अगर अंगूठा अंदर की तरफ आए तो हम तीर का उल्टा वाला निशान लेते हैं, क्रॉस वाला। और जब हम बी देख रहे रखिए पहले, तो बी से जब हम देख रहे हैं राइट हैंड से, तो इस तरह आ रही है, और अंगूठा हमारी दिशा दिखाएगा जो कि ऊपर है, यानी कि ये तीर का कौन सा निशान आएगा, हमारा बिंदु वाला। तो ये हमने चीज़ देख ली दिशा निकालने के लिए। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन। हम देखेंगे कंपैरिजन हमारा जो रेखीय गति है और गुणन गति है। तो रेखीय गति में क्या कंपैरिजन है, सबसे पहले इसमें एक कण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कणों की निकाय की बात होती है। यहाँ पर द्रव्यमान m लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान जो है वो कौन सा लिया जाता है, अच्छा, जब हम कणों की निकाय की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी आ जाता है यहाँ पर द्रव्यमान m लिया। यहाँ पर द्रव्यमान की भूमिका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू में एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, I इज इक्वल एम आर स्क्वायर, ठीक है। द्रव्यमान जब होगा तो ये I लेंगे जो कि होगा एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बल F होता है, लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण देखते हैं, यानी टॉर्क देखते हैं, जो कि हमने टॉर्क निकाला था F गुणा आर वेक्टर कह दो या आर गुणा एफ वेक्टर बोल दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, रेखीय वेग होता है v, यहाँ पर कोणीय वेग होता है ना। वो कोणीय वेग क्या होता है, वो कोणीय वेग होता है हमारा w, है ना, और जो हमने निकाला था v बाई आर, या हम ये कह सकते हैं v इज इक्वल टू में डब्ल्यू आर, है ना, जो हमने वहाँ पर निकाला था। लेकिन ये कोणीय वेग जो हमने निकाला था वहाँ पर, वो तो w और क्या आया था, W2π/T, तो ये भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये संबंध है, ये संबंध है ना। असल में जो है हमने W निकाला था, वो क्या था, हमारा W क्या था, वो था 2π/T, तो ये था, ठीक है ना। अब आगे देखो, कोणीय रेखीय त्वरण क्या होता है, ए के उससे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोणीय त्वरण अल्फा होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, अल्फा, जैसे कि त्वरण में क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी v/t, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, v हमारा क्या है, ओमेगा/t, तो ये हम कर सकते हैं। अब रेखीय विस्थापन देखेंगे, यहाँ पर s होता है, लेकिन यहाँ पर कोणीय विस्थापन होता है जो कि हमारा डेल्टा होता है, कोण होता है। अब यहाँ पर एफ एम में होता है ना, लेकिन यहाँ पर एफ की जगह टॉर्क होता है हमारा, जिसको बल आघूर्ण बोलते हैं, और एम की जगह आई इनर्शिया होता है, और हमारा
त्वरण की जगह अल्फा होता है। अब रेखीय संवेग यहाँ पर क्या होता है, रेखीय संवेग होता है v इज इक्वल टू में जो वस्तु है उसका द्रव्यमान और उसका वेग mv, ठीक है ना। यहाँ पर m की जगह क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और v की जगह हमने क्या निकाला है, v और उसमें संबंध भी हमने निकाला है, लेकिन v की जगह हम ओमेगा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, एफ डी पी बाई डी टी होता है, ये जो कि गतिगत तृतीय नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर को, है ना, क्या कहते हैं हम, बल में जो आता है ना संवेग की परिवर्तन की दर को हम गतिगत तृतीय नियम कहते हैं, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल की जगह टॉर्क आ जाएगा, बल आघूर्ण, और हमारा संवेग की जगह एल आ जाएगा, और आगे जो है हमारा, अच्छा कोणीय, हाँ निकाल लिया ना, कोणीय संवेग क्या है, आई और डब्लू, हाँ सही तो है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, तो सबसे सब में सेम ही रहता है। अब फॉर्मूला ड्राइव हम कर सकते हैं, जैसे एफ इज इक्वल टू में डी पी बाई डी टी से एफ एम ए हमने निकाला था, तो यहाँ पर वही चीज़ है, एफ एम ए की जगह इनर्शिया आई हो जाएगा और त्वरण की जगह अल्फा हो जाएगा। डी वी बाई डी टी से हमने क्या निकाला था, ए त्वरण डी वी बाई डी टी से हमने निकाला बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम यहाँ पर क्या है अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी से हम निकाल सकते हैं डी डब्लू, है ना, टी डब्लू टी इज इक्वल डब्लू नॉट, यानी कि आखिर का वेग वी वाला वो वाला, और जो हमारा यू है यानी प्रथम जो वेग है ना वो, और प्लस ए टी अल्फा टी, है ना। अब कोणीय संवेग संरक्षण देखेंगे हम कि वो संरक्षित रहता है, जैसे कि संवेग संरक्षण का नियम हमें देखना है सबसे पहले रेखीय, इसमें बाह्य जब बल 0 हो जाता है तो डी पी डी टी क्या हो जाता है, इसमें जो पी है वो टी के सापेक्ष परिवर्तन दर जो है वो 0 होती है ना, यानी कि पी जो है नियत होता है। कोणीय संवेग में भी हो जाएगा, यानी कि हम बल जब बल आघूर्ण जो है वो बल आघूर्ण जो है वो शून्य हो जाएगा, तो डी एल बाई डी टी जो है उसमें, यानी कि डी एल जो है हमारा जिसको हमने संवेग निकाला था कोणीय संवेग, वो क्या होगा, उसकी जो है समय के साथ जो दर है वो 0 होगी, यानी कि जो हमारा कोणीय जो संवेग है वो क्या हो जाएगा, हमारा नियत हो जाएगी। और कोणीय संवेग में क्या होता है, हमारा m जो होता है आई इनर्शिया होता है, और वेग जो होता है ओमेगा होता है, तो वो नियत हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल एक हम देखते हैं कि जब कोणीय संवेग में, है ना, जब कोणीय संवेग में क्या होता है, आई इज इक्वल टू में एम आर स्क्वायर होता है और हमारा वेग होता है, तो जब जो होता है हमारा ओमेगा वेग होता है, तो जब एम आर स्क्वायर, जैसे कि हम घूम रहे हैं एक जगह पर, है ना, उसमें वहाँ बल कुछ नहीं लग रहा है, और हमने साथ में क्या पकड़ रखे हैं, 2 डंबल पकड़ रखे हैं, तो जब उसकी दूरी आर है तो सब जो है संवेग जो है अच्छे से चल रहा है अपना, लेकिन जैसे ही हमने इसकी दूरी कम करी, ठीक है ना, दूसरा हमने क्या करा, इसकी दूरी कम कर दी है, ये पहला ये दूसरा, तो इसकी जब हमने दूरी कम कर दी आर की, तो यहाँ पर क्या होगा, जब महाबल नहीं तो संवेग संरक्षण का नियम तो लगेगा, तो जब हमने इसकी दूरी कम कर दी है तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी कि यहाँ पर दूरी कम करने पर वेग बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ जब हम संवेग संरक्षण में क्या होगा कोणीय उसमें, तो जब हम दूरी कम करते हैं, देखिए जैसे आई जो है हमारा क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है, तो जब आई कम होगा तो एल कम हो जाएगा और डब्लू कम, जब आई ज़्यादा होगा तो एल ज़्यादा होगा, डब्लू ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आई में हमने सिर्फ दूरी कम करी है, एम आर स्क्वायर कम करा है, तो जब ये कम होगा तो संवेग संरक्षित करने के लिए हमारी जो वेग है उसकी दर ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एल को नियत रखने के लिए जो हमारा वेग है ओमेगा है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह हमने देखी कि स्पीड जो है इसकी, जब हम दूरी कम कर देते हैं तो वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट